हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमारी दो क्लास हो चुकी है। एक बार कंपनीज एक्ट के ऊपर एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले। पढ़कर आए हो? सच बताना। वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक एक्ट बनाया सरकार ने, कंपनीज एक्ट 2013। बताइए किस लिए बनाया? रेगुलेट करने के लिए कंपनीज बिजनेस को। कंपनीज एक्ट जो 1956 था, ये रिपील होकर बेटा क्या हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 आया। कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है टोटल। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है, प्लस 7 स्केड्यूल्स है। याद है जी? इसके अलावा हमने कंपनीज पढ़ी थी, दो कंपनीज है, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। फिर हमने जाना था कि सेक्शन कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है, रीजनल डायरेक्टर के पास है और आरओसी के पास है। फिर हमने जाना था सेक्शन 1, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। चार बातें पढ़ी थी सेक्शन 1 में। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट था। ये एक्ट कहां पर लगता है? याद है सबको ये वाला? इसके बाद हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। आंसर इज नो। इसके बाद हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशन शुरू की। तो डेफिनेशन कहां पढ़ी? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। और क्या पढ़ा था? कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट या फिर प्रीवियस एक्ट। और डेफिनेशन दो तरह की आपको मिलेंगी, एक मीन्स वाली, एक इंक्लूड्स वाली। मीन्स वाली डेफिनेशन मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड्स वाली मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन। फिर हमने फीचर्स बेटा शुरू किए थे। पहला फीचर हमने क्या पढ़ा था? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी बेटा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने मेंबर से, अपने पर्सन जो उनको बना रहे हैं उससे अलग है। फिर हमने पढ़ा था कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एज वेल एज डिसॉल्व बाय लॉ। बनाया भी लॉ द्वारा गया, डिसॉल्व भी लॉ द्वारा करा गया। थर्ड हमने पढ़ा परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी का बेटा क्या है? परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी की लाइफ क्या है? फॉर एवर है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। कमेंसमेंट बेटा, ये एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो कहता है ये एक्ट एक बार में एप्लीकेबल, एक बार में कमेंस नहीं हुआ। सेक्शन 1 में लिखा है कि जब जब सीजी को कमेंस करने होंगे सेक्शन, तब तब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट क्या है? भारत का राजपत्र। कोई भी चीज इंडिया में अगर नोटिफाई, कोई भी चीज इंडिया में अगर मान लो सरकार को लानी हो, कोई भी रूल्स, कोई भी एक्ट, तो उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ता है। तो सीजी कह रहा है जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी डेट और प्लस वो सेक्शन बता देगी इस डेट से ये सेक्शन नोटिफाई कर रहे हैं, तो उस दिन से एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 में बता देगा था ये एक्ट एक बार में नहीं आ रहा। ये एक्ट क्या हुआ? जब जब सीजी चाहेगी तब तब आएगा ये। न्यूज़पेपर्स नहीं होते बेटा ऑफिशियल गैजेट। दिखाता हूं बेटा अभी ऑफिशियल गैजेट भी। पहले बताओ तीन फीचर समझ आ गए? पहले एक बार बताओ, तीन फीचर में पहला फीचर कौन सा था? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा कौन सा था? परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा लिमिटेड लाइफ। तीसरा क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। एक आर्टिफिशियल पर्सन में पढ़ा हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन और परपेचुअल सक्सेशन, ये पढ़ा ना हमने। चलो अब सुनो ध्यान से। कुछ फीचर्स है, मैं पहले वो करवा रहा हूं, बट जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर था ना बच्चों, इसमें कुछ केस लॉज दिए हुए हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी पे क्या दिए? कुछ केस लॉज है, वो केस लॉ को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? तो आज हमारा कौन सा फीचर होगा बताओ? फोर्थ फीचर होगा। फीचर नंबर 4 होगा बेटा, लिखो। लिखो बेटा इसमें कॉमन सील। फीचर नंबर 4 का नाम क्या है? कॉमन सील। अच्छा, कॉमन सील क्या होता है सुनो। तो पहले लिख लीजिए, कॉमन सील एक्ट एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कॉमन सील एक्ट एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कॉमन सील एक्ट एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। आगे लिखो, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कॉमन सील को
ऑप्शनल कर दिया और इसकी जगह बेटा ऑप्शन दिया कि अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देंगे। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है, नॉट अपॉइंटेड, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नॉट अपॉइंटेड, तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। ये लिखो बेटा, फिर समझाता हूँ इसका मतलब। लिख लिया? अब सुनो बेटा ध्यान से, एक बात बताओ, कंपनी कौन सी पर्सन है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। अब कंपनी आर्टिफिशियल है, कंपनी को चलाने वाले बेटा बीओडी होते हैं। कौन होते हैं? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनके पास कंपनी की स्टैंप होती है जिसको कॉमन सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी के सिग्नेचर चाहिए, एग्जांपल के तौर पर सुनो बेटा, कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। क्या करती है? बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर होते हैं? कंपनी के नाम पर। तो सिग्नेचर भी किसके चाहिए? कंपनी के। तो डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, कॉमन सील होती है बेटा, एक स्टील की स्टैंप होती है, वो कॉमन सील अफिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं। तो माना जाता है डॉक्यूमेंट किसने साइन करा है? कंपनी ने। और डॉक्यूमेंट कंपनी ने साइन करा तो उस डॉक्यूमेंट से जो भी राइट और लाइबिलिटी क्रिएट होंगी वो किसके नाम पर होंगी? कंपनी के नाम पर होंगी। ये बेटा कंपलसरी था, इसलिए कहा जाता था कॉमन सील जो है वो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। और ये डायरेक्टर और सीएस की कस्टडी में कॉमन सील हुआ करती थी, ये कंपलसरी था। पर 2015 में बच्चों, 2015 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। हम एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं बताएंगे जरा? कंपनीज एक्ट 2013। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स एक्ट आए हैं जो अमेंडमेंट के लिए आए थे। अमेंडमेंट मतलब चेंज करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर हम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2020, तो कुछ अमेंडमेंट एक्ट आए हैं। 2015 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने बोला कि जो कॉमन सील अब रखना क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कॉमन सील को इसने क्या बना दिया, और बोला अगर कंपनी कॉमन सील नहीं रख रही तो सुनो ध्यान से क्या करे, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो बेटा जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी के सिग्नेचर चाहिए वहां पर एक डायरेक्टर एक सीएस साइन कर देंगे, माना जाएगा वो कॉमन सील की जगह पर इक्विवेलेंट टू कंपनी सिग्नेचर है। आ रही बात समझ? जिस कंपनी के पास कॉमन सील है वो तो क्या करेगी, कॉमन सील ही लगवाएगी। जिस कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है उनको बोला आप देखो कि आपके यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है तो आप क्या करो, एक डायरेक्टर और एक सीएस से साइन करवा दीजिए, इक्वल टू कॉमन सील है, इक्वल टू कंपनी सिग्नेचर है ये। और जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है वहां पर बेटा 2 डायरेक्टर से आप साइन करवा लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, माना जाएगा ये कंपनी के इक्विवेलेंट सिग्नेचर है ये। आ रही है बात समझ? अब सवाल उठता है कौन से वो डायरेक्टर्स होंगे, तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, मिलकर ऑथराइज करेंगे, ये 2 हमारे सिग्नेटरी होंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं तो 10 मिलकर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, 2 डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे कि आप हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी हो। जहां जहां पर कंपनी के सिग्नेचर चाहिए, मतलब जहां जहां पर कॉमन सील पहले लगा करती थी आप वहां पर सिग्नेचर करेंगे। आ रही है बात समझ? तो कुल मिलाकर अब कंपनी के पास 2 चॉइसेस हैं आज के टाइम पर। अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपको 2 चॉइसेस है। फर्स्ट, कॉमन सील ही रख लो भाई, ऑप्शनल है, मना तो नहीं, खत्म तो नहीं करा ना। ये तो नहीं बोला कि नहीं रख सकते, ये बोला रख सकते भी और नहीं भी रख सकते। आप कॉमन सील रख लो, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉमन सील मत रखो, मत नहीं रख रहे तो बेटा उस जगह पर क्या करो, एक डायरेक्टर एक सीएस के सिग्नेचर करवा लेना इन केस कंपनी हैज कंपनी सेक्रेटरी। अगर मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी नहीं है 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर करवा लेना। तो ये कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर है एट प्रेजेंट। अब कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है तो बेटा ऑफिशियल सिग्नेचर अब कॉमन सील नहीं, ऑफिशियल सिग्नेचर एक डायरेक्टर एक सीएस भी है और ऑफिशियल सिग्नेचर 2 डायरेक्टर भी है। समझ आ गई बच्चों बात? तो एट प्रेजेंट कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है, दोनों चॉइसेस है। या तो क्या रख लो, कॉमन सील रख लो, अगर कॉमन सील नहीं रख ले तो दूसरा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो ऑप्शन दिए गए वो ऑप्शन फॉलो कर लीजिए। बोलो बात समझ आ गई? फीचर नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। सबको समझ आ गया? बताओ 4 फीचर कौन कौन से पढ़े? पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा,
आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ कॉमन सी। सबको समझ आ रहा है? 5 फीचर की हेडिंग डालो बेटा। पूछना किसी को कुछ? आगे बढ़े? नोटिंग कर लिए बच्चों? 5 फीचर का नाम लिखो बेटा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी में बेटा ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या रहते हैं? सेपरेट। सुनना ध्यान से बच्चों। कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कंपनी में शेयर होल्डर्स, और एक होते हैं कंपनी में बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर लोग होते हैं इनके पास कंपनी की ओनरशिप होती है बेटा, और जो बीओडी होते हैं इनके पास कंपनी का मैनेजमेंट होता है। सुनो ध्यान से। कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का। तुम बैलेंस शीट बनाते हो, सबसे पहले क्या दिखाते हो? शेयर कैपिटल। वो शेयर कैपिटल किसके अगेंस्ट रेज है? शेयर्स के अगेंस्ट। कंपनी शेयर इशू करती है, बदले में कैपिटल रेज करती है, तो मतलब शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी बिजनेस कर रही है। बट कंपनी में जो मैनेजमेंट के डिसीजन है, डे टू डे अफेयर्स होते हैं, वो किसके हाथ में होते हैं? बीओडी के हाथ में। मतलब शेयर होल्डर का पैसा, उस फंड्स को यूज कौन कर रहे हैं? बीओडी। और बीओडी के पास सिर्फ मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर के पास क्या है? ओनरशिप है। आ रही है बात समझ? दोनों क्या सेपरेट है बच्चों। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आओ। जो पर्सन ओनर है वही पर्सन क्या संभालता है? मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में आओ, जो पर्सन ओनर है वही पर्सन क्या संभालता है? मैनेजमेंट। यही बता रहा हूं बेटा। अब आगे अब सोचो, कंपनी में आओ। कंपनी में ही क्या, कंपनी में मैंने बोला कि दोनों चीजें क्या रहती है? अलग अलग। ये आशीष अरोड़ा, ये शेयर होल्डर ओनरशिप है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारी कंपनी है आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में 1 लाख रुपए की कैपिटल दी मैनर भाई ने, तो 50% कैपिटल मुझे, 50% शेयर कंपनी ने मुझे दे दिए। ठीक है, 50% शेयर मेरे पास आ गए, और 50% शेयर किसके पास आ गए? भाई के पास आ गए। तो कंपनी में 1 लाख रुपए की कैपिटल से हमने बिजनेस शुरू करा। 1 लाख रुपए में से 50,000 मैंने दिए, तो कंपनी ने 50,000 के शेयर मुझे दे दिए। 50% कैपिटल मेरे पास आ गई, 50% भाई को दे दिए, 50% कैपिटल उसके पास आ गई। हम दोनों क्या बेटा? शेयर होल्डर हैं। अब सोचो, हम डायरेक्टर ना बने, किसी और को डायरेक्टर बना दे, तो बिजनेस हमारा, आइडिया हमारा, कैपिटल हमारी, मजे कौन ले रहा है? कोई और। मतलब मैनेजमेंट के डिसीजन किसके पास होंगे? जनरली यही होता है, जिन लोगों की कैपिटल होती है, जिन लोगों के पास ओनरशिप होती है, मेजोरिटी जिनका फाउंडिंग बिजनेस होता है, वही लोग क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर पोजीशन में। अब हम दोनों इस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, और हम दोनों ही क्या इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। पर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर कोई और रख सकते हैं, ऐसा मना नहीं है। लॉ मेकर ने बोला अब रख लो। अब इसके अलावा कोई और अगर मान लो डायरेक्टर हम कंपनी में रखना चाहते हैं, रख लेंगे। बट वो हो सकता है शेयर होल्डर ना हो, उसके पास कोई शेयर्स ना हो। शेयर होल्डिंग हमारे पास है, हो सकता है उसके पास कोई शेयर ना हो, उसको एज डायरेक्टर रखा गया है। तो प्रैक्टिकली होता यही है कि जिनका फाउंडिंग बिजनेस होता है वो हमेशा क्या करते हैं? अपने आप को डायरेक्टर पोजीशन में रखते हैं। वो मेजर शेयर होल्डर भी होते हैं और अपने आप को डायरेक्टर पोजीशन में रखते हैं। कारण बेटा सिंपल से, अगर अपने आप को डायरेक्टर पोजीशन में नहीं रखेंगे तो बिजनेस, उनका आइडिया, उनका कॉन्सेप्ट, उनका बिजनेस के डिसीजन कोई और ले रहा है। समझदारी थोड़ी है इस चीज में। तो जो फाउंडिंग होते हैं, जिनके पास ज्यादा कैपिटल होती है, वो अपने पास क्या करते हैं? मैनेजमेंट भी रखते हैं। इसलिए वो मेजोरिटी शेयर, जिनके पास शेयर्स होते हैं, वो बंद लोग डायरेक्टर पोजीशन में भी आ जाते हैं। अरे बात समझ? बट आप फिर भी सोचो बेटा, लॉ तो यही कहता है कि शेयर होल्डर क्या अलग है, बीओडी अलग है। जरूरी तो नहीं है ना हम ही डायरेक्टर बने, हम चाहे तो किसी और को बना सकते हैं। बट प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में वही आदमी शेयर होल्डर होता है, मतलब वही आदमी के पास ओनरशिप है और उसी आदमी के पास मैनेजमेंटशिप होती है। समझ आ गई बात? तो कंपनी में बेटा कॉन्सेप्ट अलग अलग चलता है। शेयर होल्डरशिप और मैनेजमेंटशिप दोनों क्या चलती, ओनरशिप और मैनेजमेंटशिप दोनों अलग अलग चलती है। कौन सा फीचर होगा हमारा बताइए? 5th। अभी तक जितने मैंने 5 फीचर बताए, इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जिससे बढ़कर आपको लगता होगा कंपनी बनानी चाहिए? पहला फीचर बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। यही तो लास्ट क्लास में इतना डिस्कशन चला था। कंपनी बच्चों क्या है? सेपरेट एंटिटी है। पार्टनरशिप की बात करो, अगर प्रोप्राइटरशिप की बात करो, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो पार्टनरशिप फर्म है वही पार्टनर्स है, जो प्रोप्राइटरशिप है वही प्रोप्राइटर है।
अरे बोलो, पार्टनरशिप की एसेट ही प्रोप्राइटर की एसेट है। आ रही बात समझ? पार्टनरशिप की एसेट ही पार्टनर की है, प्रोप्राइटरशिप की एसेट ही प्रोप्राइटर की है। बट कंपनी में बोला था, कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कंपनी के नाम पर एसेट है, कोई शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है? नहीं। अगर कंपनी के नाम पर एसेट है तो वो कंपनी की एसेट है, कोई शेयर होल्डर उसमें से क्लेम नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो था। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर बता रहा हूं जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कंपनी बनाई जाती है, उसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। अब एक बात बताओ बेटा, आप प्रोप्राइटरशिप बनाते हो, ऊपर मुंह करो। मान लीजिए मैंने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाया, तो बेटा उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में 100% प्रॉफिट भी मेरा, 100% लायबिलिटी लॉस भी मेरा ही होगा ना। कोई लायबिलिटी आएगी, कोई लॉस आएगा, वो 100% मेरा होगा। मतलब मेरी लायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। जितना प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का लॉस, उतना मेरा लॉस। और इवन मेरी पर्सनल एसेट तक क्या होगा? स्टेक पर रहेंगी। कल को प्रोप्राइटरशिप में लॉस ज्यादा हुआ तो मेरे को अपनी पर्सनल एसेट बेच बेच कर क्या करना पड़ेगा? उनकी पे करना पड़ेगा। तो मेरी लायबिलिटी बताओ, लिमिटेड हुई या अनलिमिटेड हुई? अनलिमिटेड हुई। कंपनी में सबसे बड़ा फायदा ही है, कंपनी में बेटा मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। बेटा याद रखना, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर होता है, कंपनी में मेंबर्स होते हैं। कंपनी में कौन होते हैं? मेंबर्स। और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अब समझ आएगी बात कि लिमिटेड लायबिलिटी होती कैसे है। तो सुनो ध्यान से, नोटिंग मत करना पहले। कंपनी बेटा लायबिलिटी बेस पर 3 तरह की बनाई जाती है। कंपनी लायबिलिटी बेस पे कितने तरह की बनाई जाती है? 3 तरह की। पहली वो कंपनी होती है जिसको बोलते हैं लायबिलिटी बेस पर लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब सुनो, एक ऐसी कंपनी जिसमें फाउंडर्स क्या कर रहे हैं? कंपनी को कैपिटल दे रहे हैं। जिसमें फाउंडर्स कंपनी को क्या दे रहे हैं? कैपिटल। हमने आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बनाई, बेटा 1 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल से बनाई हमने। ये 1 लाख रुपए की कैपिटल से बनाई। तो मैंने बोला 50,000 मैंने दिए और 50,000 भाई ने दिए। तो 50% शेयर 50,000 के बदले में किसको दे दिए? कंपनी ने मुझे दे दिए। और 50% शेयर किसको दे दिए? भाई को। अगर मान लो मैं 70,000 रुपए देता और भाई 30,000 रुपए देता, तो 70% मेरे पास टेक आता, 30% भाई के पास आता। यही होता ना बच्चों। चलो, अब 1 लाख रुपए की कैपिटल हमने दी कंपनी को। मेरे बैंक अकाउंट से 50,000 मैंने पर्सनल अकाउंट से कहां डाल दी? कंपनी के अकाउंट में डाल दिए। यही चलता है बच्चों। मैं कंपनी का बेटा कौन हूं? मेंबर हूं। मैंने अपने बैंक अकाउंट से 50,000 निकालकर कहां डाल दिए? कंपनी के बैंक अकाउंट में। भाई ने भी क्या करा? अपने बैंक अकाउंट से निकालकर 50,000 कहां डाल दिए? कंपनी के अकाउंट में। इतनी बात समझ आ रही है? मतलब हमने कंपनी को बेटा कैपिटल दी है, तो कंपनी में शेयर कैपिटल है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स। जिस कंपनी में कैपिटल हो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, हमारी लायबिलिटी बताओ, सुनो ध्यान से। हमारी जो लायबिलिटी होगी बड़ी लिमिटेड होगी। मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड। मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड। हमारी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। अब कितनी होगी? सुनो ध्यान से। मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट on the share held by him, or her, जो भी एज द केस में भी। अब सुनो ध्यान से, मैंने 50,000 कंपनी को दिए इसे 1 लाख रुपए में। 50,000 भाई ने दिए। इस 50,000 के बदले में कंपनी ने 5,000 शेयर दिए और एक शेयर 10 रुपए का है। 50,000 हमने दिए, कंपनी ने बदले में कितने शेयर दिए? 5,000। और एक शेयर कितने का है? ये 10 रुपए में से 5 रुपए मैंने पेड कर दिए। 5 रुपए अभी भी क्या चल रहे हैं? अनपेड। मेरी लायबिलिटी निकालनी हो, कैसे निकालोगे? 5 रुपए अनपेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 25,000 में लायबिलिटी आ गई। यही तो मैंने लिखा है। मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड। मेरी लायबिलिटी क्या रहेगी बच्चों? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड। जितने अमाउंट ऑफ शेयर आपने हेल्ड, मतलब आपने के पास हैं, मल्टीप्लाई कर दो किससे? अनपेड अमाउंट से आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। अब कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ का लोन चल रहा है। मान लीजिए आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक से लोन ले रखा है, उसके ऊपर लायबिलिटी चल रही है। वो मेरी लायबिलिटी नहीं है भैया, वो किसकी है?
कंपनी ने बिजनेस लोन ले रखा है आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने, हालांकि पीछे डायरेक्टर मैं ही हूं। अप्रोच किसने करा होगा? मैंने ही करा होगा कंपनी को बेटा, मैंने ही अप्रोच करा होगा लोन लेने के लिए। मैं ही बैंक के पास गया, मैंने ही डॉक्यूमेंट क्या करे कंपनी के बिहाफ पर साइन करे, सारे लोन ऑब्टेन करा, बिजनेस में लगा। बिजनेस मान लीजिए फ्लॉप हो गया, बैंक की रीपेमेंट नहीं हो पाई, बैंक मुझे नहीं कह सकता पेमेंट के लिए, बिकॉज मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। यही अगर मैं प्रोप्राइटरशिप कर रहा होता तो बैंक किसका गला पकड़ लेता? मेरा, और मेरी पर्सनल एसेट तक स्टेक पर लग जाती। मेरी जो पर्सनल एसेट है वो भी बैंक बिकवाता और रिकवरी करवाता। यहां पर बताओ मेरी लायबिलिटी क्या रही? लिमिटेड। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर हम भी कंपनी बनाते हैं, हम भी 5 करोड़ का बैंक से लोन लेते हैं और बाद में उससे क्या करते हैं? बढ़िया से शादी करते हैं, बढ़िया से घर लेते हैं, बढ़िया सी गाड़ी लेते हैं, और बाद में क्या बोल देंगे कि कंपनी डूब गई है और बैंक बोलेगा रिकवरी करनी है। आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, कंपनी से मांगो, कंपनी का लोन है, कंपनी के पास कुछ है नहीं। ऐसे नहीं होता बेटा, ये तो फ्रॉड हो गया ना। ये तो इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स है। देखा जाएगा डायरेक्टर लोग जो एक्ट कर रहे हैं किस इंटेंशन से कर रहे हैं। आपने शब्द सुने होंगे कुछ, मैलाफाइड, बोनाफाइड, सुना ऐसा? देखा जाएगा किस इंटेंशन से कंपनी ने बिजनेस से पैसा लगाया, डायरेक्टर लोगों ने, वहां से क्या प्रॉफिटेबिलिटी आई, लॉस आया, क्या हुआ, सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद कहीं पर भी पता लगा कि डायरेक्टर ने फंड्स को मिसयूज करा, मिसयूटिलाइज करा है, तो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी वहां पर आ जाती है। आ रही बात समझ? मैं बिल्कुल प्लेन बात कर रहा हूं, इन जनरल में इफ एंड बट में नहीं जा रहा मैं अभी। बिल्कुल आप अभी क्या हो? अभी बालिक अवस्था में हो आप, अभी तो शुरू करा आपने पढ़ना। अभी बाल अवस्था में आपको इतनी बात बतानी चाहिए कि भैया कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। यही मेरी प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती। अब बताओ मेरी लायबिलिटी क्या होती? अनलिमिटेड। समझ आ रहा है बेटा? सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से कंपनी बनाई जाती है, क्यों? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। आ रही बात समझ? डन। अगर फुल्ली पेड अप शेयर मैंने होल्ड कर रखे तो बेटा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। और पूछो, समझ आ गई बात? तो एक ऐसी कंपनी बेटा जिसमें क्या हो? कैपिटल हो। जिस कंपनी में क्या हो? कैपिटल हो, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स। और उस कंपनी मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम। दूसरी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर लोग शुरुआत में बोलते हैं भैया हम गारंटी दे रहे हैं। जो कंपनी बनाते हैं ना बच्चों, इनिशियल फाउंडर्स, वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं कि जब वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी की डेथ हो गई, तो हम कंपनी को 2 लाख या 4 लाख फिक्स अमाउंट बता देते हैं, इतना पे करेंगे। तो ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर शुरुआत में क्या करते हैं? गारंटी ले लेते हैं कि इतना फिक्स अमाउंट हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ऐसी कंपनी को बोलते हैं गारंटी कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा? और मेंबर की लायबिलिटी कौन सी हुई? वो गारंटी अमाउंट वाली लायबिलिटी हुई। कौन सी लायबिलिटी? वो गारंटी अमाउंट वाली। अब सुनो ध्यान से, मेंबर लोगों से कंपनी ने बोला तुमने गारंटी दे दी, बट पैसा भी तो दो बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? कंपनी के मेंबर ने बोला जी हम पे तो कोई पैसा नहीं है, हम पे कोई पैसा नहीं, हम कोई कैपिटल नहीं दे सकते, हम पे कोई पैसा नहीं, हम क्या नहीं दे सकते? तो बेटा ये वो गारंटी कंपनी है जिसमें नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्या नहीं है? शेयर कैपिटल है ही नहीं। अब ये कंपनी क्या करती है? कैपिटल बोरोड करती है अलग अलग जगह से, बाहर से। बिजनेस के लिए पैसा क्या करती है? बोरो करती है, आइदर बाय ऑब्टेनिंग लोन्स और अदरवाइज कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि इनिशियल फंड्स तो आए नहीं, कैपिटल तो आए नहीं, बिजनेस कहां से होगा? तो ये क्या करते हैं? बोरोड कैपिटल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बोरोड कैपिटल। मेंबर ने बस क्या करा? गारंटी। मतलब मान लीजिए हम 4-5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं बिजनेस करना है, बट पैसे नहीं है कैपिटल के लिए। हमने ये बोला कि हम गारंटी दे देंगे कि जब कल को कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब हम पैसे दे देंगे, बट आज हम पे पैसे नहीं है। तो ये हमने कौन सी कंपनी की बात कर दी? गारंटी कंपनी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब हम कैपिटल नहीं दे रहे कंपनी को, बस क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। ऐसी कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी बताओ कितनी होगी? मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी? गारंटीड अमाउंट। मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू गारंटी अमाउंट। मैंने वर्ड लिखा है लिमिटेड टू गारंटी अमाउंट। अगेन वर्ड क्या लिखा है? लिमिटेड टू गारंटी अमाउंट, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी है इसमें भी। और ये बेटा लायबिलिटी कब राइज होगी?
एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये पे कब करनी है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और बेटा ये बिजनेस करने के लिए कंपनी करेगी क्या बताओ? कैपिटल तो है ही नहीं, तो बेटा बोरोड फंड्स लेकर आएगी ये। और एक ऐसी कंपनी भी होती है जिसमें मेंबर लोग क्या करते हैं, गारंटी तो देते ही हैं, साथ में पैसा भी दे देते हैं कंपनी को। तो मतलब उन्होंने कैपिटल भी दे दी और क्या दे दिया, गारंटी भी दे दी। अब इस मेंबर की दो लायबिलिटी आ जाएंगी, सोचो कौन कौन सी बेटा। फर्स्ट अमाउंट ऑफ गारंटी, वो कब पे होगी बताओ? वाइंडिंग अप के टाइम पर। दूसरा बेटा कैपिटल दे रखी है तो उस पर क्या पे करना पड़ेगा? अनपेड अमाउंट भी तो पे करना पड़ेगा, बोलो यार। अब जो अनपेड अमाउंट है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मंगवाया जाएगा, जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक चल रही है। और अमाउंट ऑफ गारंटी कब मंगवाई जाएगी? जब वाइंडिंग अप की स्टेज आ जाएगी। तो ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर लोग क्या कर दें, गारंटी भी दे दें और कैपिटल भी दे दें, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। साथ में क्या बेटा, शेयर कैपिटल भी दी है और गारंटी भी दी है। तीसरी बच्चे कंपनी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नाम से बेटा समझ आ रहा बिना लिखे, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यहां पर लायबिलिटी बताओ लिमिटेड है अनलिमिटेड? मतलब यहां पर ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, जितनी कंपनी की लायबिलिटी उतनी मेंबर की लायबिलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी लोग कंपनी बनाएंगे क्यों? अगर यही कंपनी बनाकर अनलिमिटेड लायबिलिटी लेनी हो, इससे अच्छा तो क्या करो, प्रोप्राइटरशिप बना लो, पार्टनरशिप बना लो। कंपनी बनाने के खर्चे भी आते हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के तो खर्चे भी नहीं आते। तो कंपनी बनाकर फायदा क्या? कंपनी हमेशा बनाई जाती है कौन सा फायदा लेने के लिए? लिमिटेड गारंटी का फायदा लेने के लिए। कौन सा फायदा लेने के लिए? लिमिटेड गारंटी का। अगर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी है तो बेटा आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाओ या पार्टनरशिप की तरफ जाओ, कोई फायदा नहीं है बेटा। तो सबसे बड़ा मेजर कारण है जिसकी वजह से बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़े दो रीजन है बेटा जिसकी वजह से लोग क्या बनाते हैं, कंपनी। मेरी बात समझ रहे हो? अब मैंने जो कंपनी बना रखी है, मुझे बताओ वो कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। हमने 50-50 हजार की कैपिटल दी है, 5-5 हजार हमें शेयर मिले हैं, हमने पूरा अमाउंट पे कर दिया। अब हमारी इस कंपनी में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। कल को बैंक से आशीष क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड लोन ले, ठीक है जी, क्रेडिट पर सेल्स करे। जैसे आप लोग हमें पढ़ते हो, क्रेडिट्स पर पढ़ते हो, आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। क्रेडिट पर गुड्स है तो क्रेडिट पर क्या है, सर्विसेज भी तो है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं बाद में पेमेंट करते हैं। तो ये बेटा क्या है, कंपनी के डेटर है, कंपनी का क्रेडिटर है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, वो सब कंपनी का है। हाँ, पर्दे के पीछे सब मैं ही हूं, बट ऑन द फेस क्या बेटा, कंपनी है। और मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनी के, कोई जो कंपनी की लायबिलिटी है वो कंपनी के, मेरी उसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरी पर्सनल एसेट कोई स्टेक पर नहीं है, मेरी पर्सनल एसेट हमेशा क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। कंपनी के बिजनेस में मेरी पर्सनल एसेट कभी नहीं जाएंगी। बट यही प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होती, मेरी पर्सनल एसेट भी क्या होता, स्टेक पर होती। पार्टनरशिप के बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में कभी भी अटैच हो सकती है क्रेडिटर द्वारा रिकवरी के लिए। बोलो बात समझ आ गई? नोट कर लो बच्चे ये। कितने फीचर होंगे जरा बताएंगे? 6 फीचर होंगे। समझ आ रहा है बच्चों? पहला फीचर कौन सा था? सेपरेट लीगल एंटिटी का बताओ मतलब क्या होता है? जो कंपनी बनाते हैं मेंबर्स वो अलग हो जाते हैं किससे, कंपनी से। ऊपर मुंह करो बेटा। पहले आशीष क्लासेस क्या था, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, तो मैं क्लेम करता था मेरा बिजनेस। अब आशीष क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, लॉ कहता है ये अलग एंटिटी है और आप क्या हो, अलग पर्सन हो। दोनों क्या हो, अलग अलग पर्सन हो इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में आप अलग हो और आप भी क्या हो, अलग हो, सेपरेट हो दोनों। वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कंपनी की लायबिलिटी है। आप जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो आपकी पर्सनल लायबिलिटी आएंगी। मैं मान लीजिए क्रेडिट पर गुड्स लेकर आता हूं, वो मेरी पर्सनल लायबिलिटी है। कंपनी अगर क्रेडिट पर गुड्स लेती है वो कंपनी की लायबिलिटी है, मेरी नहीं है। मैंने जो एसेट खरीदी वो मेरी पर्सनल एसेट है। कंपनी ने जो एसेट अपने नाम पर खरीदी वो कंपनी के एसेट। साहब आप बोलोगे कंपनी के एसेट लेगा कौन? कंपनी के एसेट मैं लूंगा कंपनी के फंड से, बिकॉज कंपनी के बैंक अकाउंट को मैं ही तो ऑपरेट कर रहा हूं। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उससे मैं कंपनी के नाम पर एसेट लूंगा और वो कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज होंगी। बट वो एसेट मेरी नहीं है, वो एसेट कंपनी की है। यही पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप होता है, वो एसेट हमारी ही मानी जाती पार्टनर की। पार्टनरशिप की एसेट मतलब पार्टनर की एसेट, प्रोप्राइटरशिप की एसेट मतलब प्रोप्राइटर की एसेट।
और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या बेटा, परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या, कंपनी की लाइफ स्टेबल है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी मेंबर की फर्क नहीं डालती, मेंबर सारे मर जाए तब भी क्या होगा, कंपनी चलती रहेगी, लाइव रहेगी। तीसरी बात, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ एज वेल एज डिसॉल्व बाय लॉ। फोर्थ फीचर हमने क्या पढ़ा, कॉमन सील। कंपनी क्या बेटा, ऑफिशियल सिग्नेचर है ये, जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी के सिग्नेचर से कॉमन सील लगा दी जाती है, अफिक्स कर दी जाती है। बट कई अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 बोलता है कॉमन सील ऑप्शनल कर दी गई है। इसकी जगह पर 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो। अगर कंपनी में सीएस है तो एक डायरेक्टर एक सीएस साइन कर देंगे, काम चल जाएगा। फिफ्थ फीचर हमने क्या पढ़ा, ओनरशिप मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। और सिक्स हमने पढ़ा, सबसे बड़ी बात लिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट अनपेड अमाउंट तक जो शेयर कैपिटल में, और लाइफ गारंटी वाली कंपनी में गारंटी अमाउंट तक। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हाँ जी बेटा बोलो। डिपेंड करेगा ना किस पोजीशन में बेटा सीएस। सुनो ध्यान से, मैं दोबारा बोल रहा हूं जो आपका सवाल था, कंपनी का सीएस, कंपनी का सीए डायरेक्टर पोजीशन में, तो डिपेंड करेगा ना कि उसको सीएस की डेजिग्नेशन दी गई या नहीं दी गई। हो सकता है कंपनी में मैं सिर्फ डायरेक्टर पोजीशन में गया हूं, सीएस पोजीशन में गया ही नहीं, तो बेटा मैं सीएस नहीं माना जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो, अगर कंपनी ने मुझे ऑफिशियली क्या अपॉइंट करा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी, तभी मैं कंपनी सेक्रेटरी माना जाऊंगा। कंपनी मुझे एमडी बना रही है, मैं हूं बाय प्रोफेशन क्या, मेरी क्वालिफिकेशन सीएस है, बट कंपनी ने मुझे एज सीएस अपॉइंट करा ही नहीं, कंपनी मुझे एज डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, तो मैं कभी भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं माना जाऊंगा कंपनी का। तो ऑफिशियली आपको किस तरह अपॉइंट करा गया वो देखा जाएगा। आ रही बात समझ। आप बहुत सारे डायरेक्टर कंपनी में देखोगे, आप जिन कंपनीज में जाओगे बहुत सारे डायरेक्टर आपको सीए मिलेंगे। मैनेजमेंट पोजीशन पर जाते हैं हमारे जैसे लोग, जब आप एक कंपनी में कुछ टाइम काम कर लेते तो कंपनी आपको मैनेजमेंट का पार्ट बना लेती है, आपको क्या करती है, डायरेक्टर की पोजीशन दे देती है। और आपने कई बार कुछ सीए सुनोगे बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर बेटा बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बनकर बैठे हुए हैं, चार्टेड ही है वो डिपेंड करेगा आपकी काबिलियत पर, आपकी स्किल्स पर कि आप कितना अच्छा काम करते हो। हर चीज मैटर करती है आपकी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप चतुर हो या नहीं हो, चालाक हो या नहीं हो, मंद बुद्धि तो नहीं हो, ये सब चीजें मैटर करती है। आपकी लाइजनिंग स्किल्स कैसी है, लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, क्लाइंट अप्रोच कैसा है आपका, बहुत चीजें मैटर करती है। क्यों, आगे बढ़े। हाँ जी लिखो। अगर सिर्फ क्वालिफिकेशन ही मैटर करती होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, राहुल गांधी होते फिर, क्योंकि राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन मोदी जी से ज्यादा है। बट जो मोदी जी का हो रहा है वो राहुल गांधी का नहीं है। मोदी जी ने बोल दिया डीपी चेंज कर दो, तिरंगा लगा दो, सारे पागल हो जाते, तिरंगा लगा देते हैं डीपी पर। इतना इन्फ्लुएंसिंग आदमी है वो। लिख लिया। बेटा जिसका डाउट है बोलकर बताओ, लाइव में जिसका डाउट है बेटा बोल दीजिए। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी मतलब बीइंग अ कंपनी उसमें वो कैपिटल का अरेंजमेंट तो अच्छा ही होगा, तो मे बी लोग उसके कारण खोल लें। नहीं नहीं बेटा, कैपिटल की बात नहीं हो रही, लाइबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में। कैपिटल तो हो सकता हो, मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है। कैपिटल कंसर्न नहीं है हमारा, लाइबिलिटी कंसर्न है कि लाइबिलिटी कितनी होगी। इस वाली कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो ऐसी कोई कंपनी बनाता नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पर क्या अनलिमिटेड है, आपकी पर्सनल एसेट स्टेक पर लग जाती है। ओके सर। हाँ जी, बिल्कुल अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन अलाउड, कन्वर्जन अलाउड होते हैं।
सर अब मेरा आपसे सवाल है, मैं पूछूं। एक कंपनी है बच्चों, लिमिटेड बाय गारंटी सर। वाली। बेटा पहले सवाल का जवाब देना, फिर पूछना डाउट जो भी है। एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है। अब वो बिजनेस कर रही है और उसके बिजनेस में कुछ लॉसेस आए। क्या है? लॉसेस आए। उन लॉसेस से निकलने के लिए बाहर कंपनी ने अपने मेंबर्स को बोला कि भैया आपने जो गारंटी ले रखी है 5-5 लाख रुपए की, मान लीजिए 10 मेंबर हैं, तो 10 ने कितनी लाइबिलिटी ले रखी है? 5-5 लाख रुपए की गारंटी दे रखी है, तो कितने रुपए आ जाएंगे? 50 लाख रुपए आ जाएंगे। और मान लो कंपनी की लाइबिलिटी 30 लाख रुपए की है, तो कंपनी ने सबसे क्या मंगवा ली? गारंटी मंगवा ली। क्या मंगवा ली? गारंटी मंगवा ली कि अपनी 5-5 लाख रुपए गारंटी क्या कर दो, दे दीजिए, अदरवाइज कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी के गार पर आ जाएगी। और जो मेंबर लोग थे उन्होंने मना कर दिया, जी हम पे नहीं करेंगे। बताइए कंपनी के पास क्या कोई रेमेडी है? सवाल समझ आया मेरा? क्वेश्चन समझ आया? कंपनी बिजनेस कर रही है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी को कुछ लॉसेस हुए जिससे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। कंपनी का सर्वाइव होना क्या है? मुश्किल है। गारंटी कंपनी है, 10 मेंबर है, 5-5 लाख रुपए सबने गारंटी ले रखी है। तो कंपनी ने मेंबर को बोला कि आप ये क्या करिए, 5-5 लाख रुपए वाली लाइबिलिटी जो आप पे कर दीजिए, 50 लाख रुपए आ जाएंगे। तो हमारे ऊपर जो बेटा जो लाइबिलिटी आ रखी है 30 से 40 लाख रुपए की, उसको हम पे ऑफ कर देंगे, इंसॉल्वेंसी के गार से बच जाएंगे। हम इंसॉल्वेंसी के गार से बच जाएंगे और हमारा बिजनेस सरवाइव कर जाएगा। मेंबर कहते हैं हम अभी पे करने में सक्षम नहीं है, हम पे नहीं करेंगे। कंपनी इस बात से खुश नहीं हुई, बिकॉज मेंबर लोगों ने एग्री करा था पे करने के लिए। अब कंपनी का मेंबर लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहती है कोर्ट ऑफ लॉ में। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? सब लोग को लगता होगा? आंसर इज नो। वाइंडिंग अप में गारंटी मंगवाई जाती है बच्चों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे बोलते सर आउट ऑफ सिलेबस आ गए। एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में एक बेटा सिचुएशन बनाई जाती है, एक प्रॉब्लम बनाई जाती है। उस प्रॉब्लम के बेस पर आपसे कमेंट करवाया जाता है कि आप बताइए क्या होगा। और जितने आपके प्रोविजंस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना आप अच्छे से क्या कर पाओगे, उसका जवाब दे पाओगे। मेरे वाले क्वेश्चन में मैंने 3 बार एक ही बात रिपीट करी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी क्या कर रही है, लाइबिलिटी को पे करने के लिए पैसा मंगवा रही है ताकि वो इंसॉल्वेंसी से बच सके। और आप सब लोगों ने बोला हाँ कंपनी एक्शन ले सकती है। कंपनी एक्शन नहीं ले पाएगी बिकॉज वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मंगवा रही है। और गारंटी मंगवाई कब जाती है? वाइंडिंग अप। यही अगर मैं दूसरा सवाल कर दूं, कंपनी बेटा लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, और कंपनी कॉल्स अमाउंट मंगवा रही है अपने मेंबर से कि भैया जो आपकी 2-2 रुपए ड्यू चल रहे हैं वो पे कर दीजिए। और उस 2-2 रुपए जो ड्यू चल रहा है आप पे कर दोगे तो हमारे पास क्या होगा, 10-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उससे हम लाइबिलिटी को क्या करेंगे, अपनी पे ऑफ कर देंगे। ये कंपनी का राइट है, बिकॉज जो अनपेड अमाउंट मंगवाया जाता है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस मंगवाया जाता है। पता ना आपको? शेयर जब इशू होते हैं तो बेटा सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, अलॉटमेंट मनी आती है, फर्स्ट कॉल्स, फाइनल कॉल जिसको सेकंड कॉल बोलते हो, है ना, फिर फॉरफीचर की एंट्री करते हो, फिर रीइश्यू की करते हो। यही होता है। हाँ जी। कंपनी की है, वो अपने बिजनेस फंड से पे करेगी, बाहर से पैसा उठाए। बिल्कुल कंपनी की लाइबिलिटी है बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी लाइबिलिटी इज कंपनी लाइबिलिटी, मेंबर का कोई लेना देना नहीं उसमें। और पूछो भाई। फिर तो वो वाइंडिंग अप में चली जाएगी ना। दो अलग अलग चीजें हैं, वाइंडिंग अप अलग होता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी अलग होता है। नहीं नहीं बताता हूँ क्या होता है। बैंकरप्सी तो डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट होता है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, कंपनी इज अनेबल टू पे द लायबिलिटीज, ये होता है बैंकरप्सी का मीनिंग। पर जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके लिए इंडिया में एक लॉ बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया, आईबीसी। तो उसको पहले रिवाइव करने की कोशिश भी की जाती है वहां पर। जब वो रिवाइव नहीं होती फिर उसको वाइंडिंग अप में डाला जाता है। तो उसमें बड़े ट्विस्ट है अभी आगे। ठीक है जी, आगे बढ़े। यहां तक समझ आ गया कॉन्सेप्ट?
तो हमने क्या पढ़ लिए, 6 फीचर पढ़ लिए। 6 फीचर याद हुए, समझे बेटा? अब मुझे बताओ, ये 6 फीचर अगर आपने समझोगे तो बिना किसी लैंग्वेज के आप खुद अपने आप लिख सकते हो। अगर आपने याद करोगे तो आपको हर वक्त क्या चाहिए होगा, लैंग्वेज चाहिए होगी लिखने के लिए। याद जो आपने करा होगा वो कंटेंट चाहिए होगा आपको। तो याद मत करना बच्चों, समझना कॉन्सेप्ट को। लिखना कोई बड़ी चीज नहीं, लिख हम खुद भी सकते हैं। और रही बात याद करने की, जब बेटा बार बार आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें लर्न होना शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़े। तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, फीचर्स कंप्लीट कर लिया। हालांकि छोटे मोटे फीचर्स और भी हैं, बट आपके मॉड्यूल में दे नहीं रखे और फीचर्स। मैं चाहूं तो उसको 10 11 12 फीचर बना सकता हूं। और भी एक फीचर और नोट कर लीजिए, सब जो इंपॉर्टेंट है, बस जो पता होना चाहिए। कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड। टू स्यू और बी स्यूड। अच्छा, स्यू का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी, केस करना। और बी स्यूड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, एक कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन। कंपनी बेटा बताइए लीगल एंटिटी है। कंपनी बीइंग ए लीगल एंटिटी is entitled to sue, is entitled to sue or be sued in its own name। अच्छा, अगर कंपनी का कोई डेटर है, कंपनी का अगर कोई डेटर है तो कंपनी उसको स्यू करेगी। बोलो, कंपनी उसको क्या करेगी? स्यू करेगी इन इट्स ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी। और अगर कंपनी खुद क्या है, कंपनी का अगर डेटर है तो कंपनी स्यू करेगी। और कंपनी अगर किसी की डेटर है तो वो कंपनी को क्या करेगा? स्यू करेगा। तो उस केस में कंपनी बी स्यूड हो जाएगा। तो कंपनी जब अपने डेटर के ऊपर केस करती है तो कंपनी कैन स्यू, जब कंपनी के ऊपर केस होता है बेटा कंपनी बी स्यूड। और दोनों चीज कंपनी अपने नाम पर करती है। ठीक है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में होते, आप किस में होते? अगर प्रोप्राइटरशिप में, और आपका क्रेडिटर आपके अगेंस्ट केस करता था, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर नहीं होता, आपके पर्सनल नाम पर होता। अब आई बात कंपनी की। अब आपका कोई क्रेडिटर कंपनी का केस करना चाहता है, वो आपके नाम पर नहीं करेगा, डायरेक्टर के नाम पर, मेंबर के नाम पर, वो कंपनी के नाम पर करेगा। बिकॉज कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ। तो कंपनी के नाम पर कोर्ट में केस चलेगा। आप बिल्कुल क्लीन हो बेटा। अरे बोलो, आ रही है बात समझ? तो बेटा ये आपको कंपनी के समझ आ रहे हैं बच्चों, एडवांटेजेस क्या क्या फायदे हैं कंपनी के? ये बेटा फीचर से ही समझ आ जाते हैं। तो ये बेटा कंपनी के सारे फीचर्स खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह की होती है बच्चों? तो याद करिए बच्चों, हमने बेटा पढ़ा था एक स्टैट्यूटरी कंपनी होती है और एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, याद है? और रजिस्टर्ड कंपनी मैंने बोला था वो कंपनी होती है जो कहां बनी होती है? कंपनीज एक्ट 2013 में। और मैंने बताया था उसमें एक प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक होती है, ओपीसी होती है, याद है कुछ? तो आज मैं आपको बेटा सबसे पहली कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। एक बात बताइए मुझे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कहां पर दी होगी डेफिनेशन? सेक्शन 2। सारी डेफिनेशन कहां दी है? 2 क्लॉज 68। कंपनी की डेफिनेशन कहां दी थी? सेक्शन 2 क्लॉज 20। और प्राइवेट कंपनी की कहां दी है? 2 क्लॉज 68। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा है इसमें? इसमें बोला प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी। मुझे बताइए डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव है। तो मीन्स लिखा ना बेटा वर्ड, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ विच, एओए का मतलब क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ विच प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर टू 200।
लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर टू 200। थर्ड बच्चों, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर subscription of securities, for subscription of securities। हाँ जी बच्चों, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी हो बेटा। अब बेटा पेन डाउन कर दो, लिखो मत, सुनो ध्यान से। आप प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितनी बातें लिखी हो? 3। पहली बात सुनना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। किस चीज के ऊपर? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जैसे हम प्राइवेट कंपनी है हमारी, तो मेरे पास भाई के पास शेयर्स हैं हमारी कंपनी के, तो हमारे ऊपर बेटा रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर की। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ कंडीशंस लगाई गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उन कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही, उन रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर ही हम ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है। सुनो ध्यान से, हमारे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है कि हम विद इन द फैमिली मेंबर ही शेयर ट्रांसफर करेंगे। मेरे पास आशीष अरोड़ा क्लासेस के कितने शेयर्स हैं? 50% मालिकाना मेरे पास है। आपका नाम क्या बेटा? अभिनव आया मेरे पास, कह रहा है सर आप ये 50% शेयर मुझे बेच दो 20 करोड़ रुपए के बदले में। 20 करोड़ रुपए आपका देता हूं, ये 50% शेयर किसको दे दो? मुझे दे दो। मान लीजिए, तो 50% का मालिक कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा, बिकॉज शेयर होल्डर लोग के पास ही ओनरशिप होती है। बोलो, तो 50% ओनरशिप मेरे पास है, 50% शेयर है। कह रहा है सर 20 करोड़ रुपए ले लो और अब मुझे बदले में शेयर दे दो। मैंने बोला बेटा नहीं, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा है कि हम विद इन द फैमिली मेंबर ही शेयर ट्रांसफर करेंगे। मतलब हमारे शेयर ट्रांसफर के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है, हमारे शेयर ट्रांसफर के ऊपर क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्शन है विद इन द फैमिली मेंबर ट्रांसफर करने की। आ रही बात समझ? दैट मीन्स शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर ट्रांसफरेबल। ये मत बोलना कि शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर ट्रांसफरेबल, बट शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबल है। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबल है। इतनी बात समझ आ गई? दूसरा, प्राइवेट कंपनी के ऊपर बेटा लिमिट होती है कि आपके नंबर ऑफ जो मेंबर होंगे मैक्सिमम 200 होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 200, इससे ऊपर नहीं हो सकते। तीसरा, प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन है बच्चों। प्रोहिबिशन है कि भैया ये इनविटेशन नहीं देगी, किसको? पब्लिक को, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को कोई इनवाइट नहीं करेगी, हमारी सब्सक्राइब मतलब परचेज कर लीजिए सिक्योरिटीज को। अच्छा, आप देखते हो आए दिन कंपनियां जो ऑफर निकालती हैं, आए दिन कंपनीज क्या करती है? ऑफर निकालते हैं। भाई बोट कंपनी सुना आपने? बोट जो हेडफोन बनाती है, अमन गुप्ता की है, तो वो बेटा वो बोट कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, पब्लिक से फंड रेस करने वाली है। बोट कंपनी का क्या आ रहा है? आईपीओ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज का बेटा अभी हाल फिलहाल में आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का मतलब वो मार्केट से क्या रेस करेंगे? फंड रेस करेंगे, जिसमें बोट नाम की कंपनी तो आपने सुना बेटा। इसके अलावा और बताऊं, अभी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट कंपनी का आज ओपन हो चुका आईपीओ, 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी सुने? डिजिट, विराट कोहली इसका ऐड भी करता है, इसका भी क्या आ रहा है? आईपीओ आ रहा है। पब्लिक से पैसा रेस करेंगे। बजाज एनर्जी का भी आ रहा है, गो एयर का भी आ रहा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आ रहा है, मोबीविक सुना होगा आपने? मोबीविक का पैसा अभी आ रहा है बेटा, आईपीओ आने वाला है। स्टड्स जिसके हेलमेट्स आते हैं, स्टड्स एक्सेसरीज, इसका भी आईपीओ। ये सब पब्लिक कंपनीज है बेटा। प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या बताइए? प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट करके ये नहीं बोल सकती कि मेरी सिक्योरिटीज को खरीद लीजिए। अरे बोलो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट करके अपने सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल सकती। मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड रेस नहीं कर सकती। अच्छा, सिर्फ शेयर के लिए मना नहीं करा बच्चों, किसके लिए मना करा? सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज ए वाइडर कंसेप्ट इंक्लूड शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। आ रही बात समझ? तो प्राइवेट कंपनी बताओ कौन सी जिसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी हो। पहली रिस्ट्रिक्शन, इसके शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है बेटा। दूसरा, इसके नंबर ऑफ मेंबर पे लिमिट है 200। और तीसरा, प्रोहिबिशन है बेटा, इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। अब सुनो ध्यान से, लिमिट जो आप पढ़ रहे हो इसमें 2 प्रोवाइजो है बेटा, याद करो प्रोवाइजो होते हैं ना बेटा। तो लिमिट जब पढ़ाई जाती है तो बेटा लॉ में 2 प्रोवाइजो लिखे हैं। प्रोवाइजो सुनो बेटा, पहले वाला फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? फर्स्ट प्रोवाइजो सुनना क्या कहता है। फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए जॉइंट शेयर होल्डर है, कौन है बेटा? जॉइंट शेयर होल्डर, 2 लोग मिलकर शेयर खरीद रहे हैं, जॉइंट एप्लीकेंट्स है बेटा, जॉइंट शेयर होल्डर, दोनों को एक साथ शेयर अलॉट करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन नहीं दे रहे, एक ही एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो कह रहा है जब 200 की काउंटिंग करोगे तो जॉइंट शेयर होल्डर को अलग अलग मत मानना, उनको सिंगल शेयर होल्डर मानना। जॉइंट शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज सिंगल शेयर होल्डर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ 200। 200 की लिमिट को काउंट करने के लिए हमें जॉइंट शेयर होल्डर को क्या करना है? एक ही मानना है। दूसरी बात देखो बेटा, सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है कंपनी के मान लीजिए प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं, या कंपनी के मान लीजिए पास्ट एम्प्लॉई हैं, अगर ये होल्ड करते हैं शेयर्स, शेयर मतलब जो शेयर होल्ड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं बेटा। शेयर होल्डर को ही क्या बोलते हैं? मेंबर। मेंबर बनना तो शेयर लेने पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय, इनके पास कंपनी के क्या है? शेयर्स है, तो ये मेंबर मानेंगे। बट ये क्या नहीं होगा? नॉट कंसिडर्ड एज मेंबर फॉर कैलकुलेशन ऑफ 200। इसको भी क्या नहीं करना? 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना। मतलब कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को शेयर देकर बैठी है, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉय चाहे पास्ट एम्प्लॉय, तो बेटा वो 200 मेंबर की लिमिट में वो प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे। समझ आई बात? हाँ जी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पहले बैठ जा, अब बोल। किसके? बेटा वो पब्लिक कंपनी है, मैं प्राइवेट कंपनी पढ़ा रहा हूँ। जो आई इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आता है वो पब्लिक कंपनी, सारे जो नाम लिए पब्लिक कंपनी, वही तो मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर बेटा क्या लिखा है? प्रोहिबिशन लिखा है। थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखा है बेटा? प्रोहिबिशन, कि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए। ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर है, पब्लिक कंपनी की बात नहीं हो रही। पब्लिक कंपनी को अलाउड है पब्लिक से पैसा रेस करना। तो जितने भी नाम मैंने लिए वो सब कौन सी कंपनी थी? पब्लिक कंपनी थी। इतनी बात समझ आई? एक बार दोबारा बताओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में 3 बातें बताओ। प्राइवेट कंपनी कौन सी बताओ? जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी हो। पहला, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन किस चीज के ऊपर है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, लिमिट किस चीज के ऊपर? नंबर ऑफ मेंबर, कितने होंगे बताओ? 200। तीसरा, प्रोहिबिशन किस चीज के ऊपर? इनविटेशन टू पब्लिक, यू बोलना बेटा, इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। और बेटा जो नंबर मेंबर 200 है, 200 के लिमिट में उन जॉइंट शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं उनको हम क्या करेंगे? सिंगल काउंट करेंगे। दूसरा, जो बेटा प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय जो क्या कर रहे हैं? शेयर होल्ड कर रहे हैं, उनको हम 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। आपको दिमाग में चल रहा होगा सर जॉइंट शेयर होल्डर तो समझ आ गया हमें, 2 लोग ने मिलकर शेयर खरीदे तो हम उसको क्या मान लेंगे? सिंगल मान लेंगे। पर सर ये प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय, इनके पास अगर शेयर हुए तो सोचो इनको क्यों काउंट नहीं करा गया 200 में? कोई तो कोई लॉजिक होगा। तो लॉ मेकर ने बताया तो नहीं बेटा, सुनो क्या उसका लॉजिक था, मैं आपको बताता हूं। 2 अलग अलग चीज होती है, एम्प्लॉय अलग होते हैं, मेंबर अलग होते हैं। एम्प्लॉयज कंपनी की मैन पावर होती है। एम्प्लॉयज कंपनी की क्या होती है? मैन पावर, जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है। अब सुनो, तुम सब लोग अकाउंट पढ़ते हो, तुमने शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो तुम्हें याद है बेटा, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54, कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पर स्वेट इक्विटी शेयर देती है। अब सोचो किसी कंपनी के 4000 एम्प्लॉयज है, हो सकते हैं भाई प्राइवेट कंपनी है, काम बहुत बड़ा है, तो कितने एम्प्लॉय हैं?
4,000 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो कहीं मना नहीं करा रखने के लिए ज्यादा, मेंबर की मना करा ना बेटा, 200 से ज्यादा नहीं होंगे, एम्प्लॉयज तो अलाउड है। तो एक कंपनी के कितने एम्प्लॉयज है? 4,000 एम्प्लॉय है। वो 4,000 एम्प्लॉय को क्या बांटना चाहती है? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बांटना चाहती है? मतलब इक्विटी शेयर मिलेंगे। अब जैसे वो इक्विटी शेयर मिलेंगे, सारे शेयर होल्डर बन गए, वो सारे मेंबर बन गए। अगर उनको हम 200 में काउंट करें तो 200 की लिमिट हमारी क्या हो गई? क्रॉस नहीं कर गई? अरे बोलो। तो ऐसे फिर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर कभी बांट ही नहीं पाएगी अपने मेंबर को, क्योंकि इंप्लॉय भी किस में आ जाएंगे? फिर मेंबर में आ जाएंगे। लॉ मेकर ने बोला फिर ऐसा करते हैं, उसको हटा देते हैं। प्रेजेंट एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय को जब जब शेयर कंपनी देगी, चाहे स्वेट इक्विटी हो चाहे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक और होता है बेटा इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, पढ़ रखा आपने ये भी? इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन में शेयर मिलते हैं। तो जब जब कंपनी अपने इंप्लॉयज को शेयर देगी, तब तक वो इंप्लॉय शेयर होल्डर तो है, बट वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। सोचो अगर कंपनी उसको 200 के लिमिट में काउंट करती, तो कहीं ना कहीं कंपनी लॉ बेटा प्राइवेट कंपनी की मैन पावर के ऊपर क्या लगा देता? लिमिट लगा देता कि आपके एम्प्लॉय 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब सोचो एक कंपनी में बिजनेस बड़ा है और तुम उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि 200 ही लोग रख। एक तरफ मोदी जी कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। दूसरी तरफ लॉ मेकर क्या कर रहा है? खुद ही रोक लगा रहा है एम्प्लॉयमेंट पे। तो सही है गलत है? तो इसलिए लॉ मेकर ने समझदार दिखाई और बेटा एक्सेप्शन में सेकंड प्रोवाइजो क्रिएट करके क्या बोला? प्रेजेंट एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय जो शेयर होल्ड करते हैं, ऑल्दो दे आर शेयर होल्डर, ऑल्दो दे आर मेंबर, बट दे आर नॉट काउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ 200। लॉजिक पीछे समझ आया बच्चों? अरे बोल दो पक्का। आगे बढ़ सकता हूं? जितनी मैंने बताया अभी तक समझ आ रही है सब कुछ? सुनो ध्यान से। अब प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने पर्सन चाहिए? 2 चाहिए। दूसरा, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। ऊपर मुंह करो, मुझे एक सवाल बताओ, जो 2 लोग मेंबर बन रहे हैं प्राइवेट कंपनी के, क्या वही दोनों डायरेक्टर बन जाए? चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है बेटा प्राइवेट कंपनी में, जो 2 मेंबर होते हैं वही क्या बन जाते हैं? दोनों डायरेक्टर बन जाते हैं। थर्ड, नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में pvt.ltd लिखा होता है, पहचान है उसकी, ये प्राइवेट कंपनी है। ये 3 बातें समझ आ गई? ऊपर मुंह करो, मुझे बताना एक सवाल का जवाब देना जो मैं पूछ रहा हूं। बड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है? बताना, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए। 200? सोच लो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए? 2 लोग चाहिए मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम कितने? कौन सा नशा करा है? सस्ता वाला? तो वही तो नहीं, विमल जुबा केसरी। देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितने चाहिए? 200 लिखा हुआ है सामने यार। अभी बताइए। अब बेटा सोचो, मान लो हम एक कंपनी बनाते हैं, आप मिलकर हम क्या बनाते हैं? कंपनी बनाते हैं। तो हमने 2 लोग से मिलकर कंपनी बनाई, हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? मतलब 200 लोग हमारे हो सकते हैं मेंबर, और 200 लोग को फिर हम शेयर कैसे देंगे? बिकॉज यहां तो थर्ड पॉइंट में मना कर रखा है। थर्ड पॉइंट में क्या मना है बेटा? देखो थर्ड पॉइंट में मना है प्रोहिबिशन, क्या आप क्या नहीं कर सकते? इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी के लिए। मतलब प्राइवेट कंपनी, हाँ बेटा? नहीं नहीं बेटा, बैठ क्लास में बैठ, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन आते हैं मेरे पास। बैठ बेटा क्लास में बैठ। ऐसे ही करते तुम क्लास में क्या? प्रोहिबिशन, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? प्रोहिबिशन, कि कंपनी बेटा प्रोहिबिटेड है क्या करने के लिए? इनविटेशन देने के लिए पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। अरे बोलो। 2 मिनट रुक जा बेटा, ये पॉइंट समझ ले, ये फिर खत्म हो जाएगा, फिर चला जियो। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड है। अब सोचो
प्राइवेट कंपनी जब प्रोहिबिटेड है पब्लिक से फंड रेज करने के लिए, सिक्योरिटी इशू करने के लिए, तो प्राइवेट कंपनी मेंबर कैसे बढ़ाएगी? लॉजिकल सोचो, जब तुमने ये बोला प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को, तो प्राइवेट कंपनी फिर शेयर होल्डर कैसे बढ़ाएगी, 200 तक कैसे करेगी? सुनो बेटा, अब मैं एक तरीका बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। अब बेटा एक वर्ड लिख रहा हूं, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सुनो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब, जब कंपनी इनवाइट करती, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ रखा है, जब कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, मतलब जनरल ऑफर देती है कंपनी ये पब्लिक को कि कोई भी हमारे शेयर खरीद लेता है। एक और तरीका होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लॉ में प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन नंबर 42 में आता है कंपनीज एक्ट के। वो सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का कहता है कुछ गिने चुने स्पेसिफाइड लोगों को ऑफर दे दीजिए और उनको शेयर इशू कर दीजिए अगर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करे। इस तरह से आप बढ़ाकर अपने मेंबर कितने कर सकते हो? 200 कर सकते हो। ये बात समझ आई? मतलब प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड फॉर इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक को मना है बेटा, प्राइवेटली करना चाहो कर सकते हो। दैट मीन्स कौन सा ऑफर आएगा यहां पर? स्पेसिफाइड ऑफर आएगा, स्पेसिफिक ऑफर आएगा। मेरी शादी में मैंने तुम लोगों को इनवाइट करा, ये स्पेसिफिक ऑफर है। मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाली, कोई भी आ जाओ, वो जनरल ऑफर हो जाता। तो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देती है, कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ऑफर देती है कि हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे शेयर खरीद लीजिए। ऐसे करके कंपनी अपने मेंबर 2 से कहां तक बढ़ा सकती है? 200 तक बढ़ा सकती है। पर जब बात आती है पब्लिक इशू की, पब्लिक को इनवाइट करने की, वो अलाउड नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? अब एक बार दोबारा बताओ। पहली बात, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कितनी बात लिखी होती है? 3 बात। क्या पहली बात है? रेस्ट्रिक्शन। किस चीज के ऊपर? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। दूसरी बात, लिमिट। किसके ऊपर? नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। उस 200 में से क्या करो बेटा, 2 लोग हटा दो। कौन कौन से? प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय, जिनके पास शेयर है उनको हटा दो 200 से। और ज्वाइंट शेयर होल्डर को हटाना नहीं, उनको एक काउंट करना है। थर्ड, प्रोहिबिशन। कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या है? प्रोहिबिटेड है क्या करने के लिए? पब्लिक को इन्विटेशन देने के लिए फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है शेयर इशू करने के लिए थ्रू पब्लिक इशू, बट प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करने के लिए अलाउड है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। आ रही बात समझ? मतलब कंपनी कैन इशू सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2। और डायरेक्टर कितने चाहिए? 2। और बेटा नेम लास्ट में क्या होता है? पीवीटी एलटीडी। अब सुनो आगे ध्यान से, अब कुछ बातें बता रहा हूं बेटा, और सुनो ध्यान से। देखो अब सुनो ध्यान से, 2 लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए बेटा। अगर मैं बोलूं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये 2 मिलकर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, कोई दिक्कत आपको? चलेगा? बट एक मिस्टर ए है और एक पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। अब बताओ चलेगा? क्यों? यस, कंपनी भी तो सेपरेट पर्सन है, तो एक कंपनी का नेचुरल पर्सन मिलकर भी कंपनी बना सकता है। मैं 2 पर्सन चाहिए, कहीं नहीं लिखा मैंने 2 नेचुरल पर्सन चाहिए, 2 आर्टिफिशियल चाहिए। मैंने क्या बोला? 2 पर्सन चाहिए। पर्सन में दोनों आते हैं बेटा, नेचुरल भी आता है और आर्टिफिशियल भी आता है। तीसरी बात, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड प्लस पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी मिलकर क्या कर रही हैं? एक प्राइवेट कंपनी बना रही है एक और। बताओ ये चलेगा? लॉ मेकर कहता है हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 पर्सन चाहिए भाई। हमें क्या चाहिए? दोनों पर्सन है ना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। आ रही बात समझ? दोनों पर्सन है। अब जब ये कंपनी बना रहे हैं तो ये भी अलाउड है, दोनों पर्सन है, दोनों कंपनी बना सकते हैं। तो यहां पर 2 पर्सन चाहिए हमें। क्या चाहिए? अच्छा, पार्टनरशिप बना सकती है। पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं है, इन द आइज ऑफ लॉ पर्सन नहीं है वो। तो 2 पार्टनरशिप फॉर्म मिलकर क्या कंपनी बना सकती है? नहीं। कारण क्यों? क्योंकि वो क्या है? पर्सन नहीं है, सेपरेट पर्सन नहीं है। पर उस पार्टनरशिप फॉर्म के जो पार्टनर्स हैं वो 2 मिलकर क्या कंपनी बना सकते हैं?
आंसर इज यस। वाह क्या बात है, समझ गए आप बात। तो हमें दो पर्सन चाहिए बच्चों, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और दोनों लीगल पर्सन चाहिए। और बेटा नेचुरल पर्सन है तो मेजर चाहिए, माइनर नहीं चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हो बेटा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट में बोला गया है, जब कंपनी बनाएगा मेंबर वो मेजर पर्सन होना चाहिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल वही होता है, बिकॉज वो मेमोरेंडम को साइन करता है, वो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है। और कंपनी वगैरह बना सकती है, बट पार्टनरशिप हम नहीं बना सकते बिकॉज वो लीगल पर्सन नहीं है। इतनी बात भी समझ आ गई? चलो वेरी गुड बेटा, सबको समझ आ गई है। तो अगर मैं बोलूं एक पार्टनरशिप फर्म है और एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म है, ये मिलकर कंपनी बना रहे हैं, ये बेटा अलाउड नहीं है। वेरी गुड, समझ आ गया आपको। अब एक सवाल मेरा आपसे, जवाब दोगे? सवाल क्या है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या? वेदर कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड और नॉट। बस आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं, बस इतना सा आइडेंटिफाइड करना है। पूरा क्वेश्चन सुनो। 50 एम्प्लॉइज होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। 50 क्या कर रहे हैं बेटा, एम्प्लॉय शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 10 डायरेक्टर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। 10 क्या कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टर्स भी शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये बेटा प्रेजेंट एम्प्लॉइज है। 50 क्रेडिटर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। 50 क्रेडिटर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा 80 सप्लायर्स, जो कंपनी के सप्लायर्स होते हैं, होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। आगे लिखो 50 कस्टमर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। और 50 क्या बेटा, कस्टमर्स होल्ड कर रहे हैं शेयर। बस मुझे आंसर बता दीजिए, क्या कंपनी प्राइवेट है या नहीं है? कैसे बताइए? चलो नीचे से बताओ, इस 50 वाले को काउंट करना है। मैंने कहीं कस्टमर अगर शेयर होल्ड करे मना करा है? काउंट करेंगे। 80 इस वाले को काउंट करेंगे, यस इसको भी काउंट करेंगे। 50 क्रेडिटर वाले काउंट करेंगे, यस। 10 डायरेक्टर जो होल्ड कर रहा है, यस ये भी काउंट होगा। 50 इंप्लॉइज ये काउंट नहीं होगा। तो बेटा ऐसे करते करते टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 60, 140 और 190, टोटल हमारे 190 शेयर होल्डर्स हो गए। तो कंपनी क्या है? सो कंपनी प्राइवेट कंपनी। समझ आ गई बात? चलो आपको समझ आ गया। स्पेसिफिक पर्संस कौन होते हैं? कोई भी हो सकते हैं। क्वेश्चन आया बेटा, जब प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से जब ऑफर देती है स्पेसिफाइड लोगों को, वो कौन से होंगे बेटा? कोई भी हो सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स के रिलेटिव हो सकते हैं, उनके आगे रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन हो सकते हैं। जन डायरेक्टर बेटा मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। मिनिमम 2 लिखे थे ना बेटा ऊपर, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। 15 से ज्यादा रखना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अभी लिखना मत, वो वक्त आने बता दूंगा वो। बताओ इतनी बात समझ आ गई? चलो एक बार सारी डेफिनेशन बता दो प्राइवेट कंपनी की, क्या क्या पढ़ा आपने। प्राइवेट कंपनी बताओ क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितनी बातें लिखी हो? 3। पहला उसके ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। दूसरा लिमिट है बेटा किसके ऊपर? नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर। मेंबर नंबर कितने बेटा? 200। 200 में प्रेजेंट एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करना। कारण बताया बच्चों मैंने, काउंट क्यों नहीं करते। दूसरा जॉइंट शेयर होल्डर को क्या करते हैं? 1 ट्रीट करते हैं। और तीसरी बात बेटा प्रोहिबिशन है कि कंपनी क्या नहीं कर सकती? पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। मतलब इसका दूसरी बात, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है इशू करने के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट से अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए कंपनी को बनाने के लिए एज मेंबर, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए कंपनी को बनाने के लिए। थर्ड, और प्राइवेट कंपनी के बेटा नाम के लास्ट में क्या लिखा होता है? पीवीटी एलटीडी। और प्राइवेट कंपनी को जब बना रहे हो तो बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट से सिक्योरिटी इशू कर लेना, बट पब्लिक इशू से, पब्लिक ऑफर देकर आप सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। हाँ जी पूछो। हाँ इंक्लूड करा है बेटा, कोई भी हो सकता है ना। मैंने कब बोला है 200 पब्लिक में नहीं होंगे? मैंने बोला 200 होंगे। 200 कौन से होंगे? कोई भी हो सकता है 200 में यार, बिल्कुल। 200 में तू बता, ये थोड़ी 200 में मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में कौन होते हैं मेंबर। आप मुझसे कह रहे हो सर पब्लिक वाले होंगे वो कस्टमर्स। तो बेटा वो तो फिर सप्लायर भी पब्लिक वाले हुए, तो क्रेडिटर भी तो पब्लिक वाले हुए। मैंने कहीं बताया कि 200 कौन से होंगे? 200 कोई भी हो सकते हैं। वो नहीं समझा? वो 200 पर्सन्स नहीं बेटा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से हुआ ना। वो जिसको भी कंपनी ने दिए शेयर अपने, चाहे वो क्रेडिटर है चाहे सप्लायर है कस्टमर, सबको प्राइवेट प्लेसमेंट से दिए, पब्लिक ऑफर से किसी को नहीं दिए। सबको प्राइवेट प्लेसमेंट से देकर अपना शेयर होल्डर, अपना मेंबर बनाया। यही था क्वेश्चन। और बताओ भाई, कोई डाउट? समझ आ गया बेटा? एक कंपनी हमने पढ़ ली, कौन सी? प्राइवेट। समझ आई? सारी बातें समझ आ गई, इफ एंड बट सारे। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने बेटा आगे की फीचर्स पढ़ लिए। पहला फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ा, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा, फोर्थ हमने कॉमन सील पढ़ा, फिफ्थ हमने सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट पढ़ा, छठा हमने लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ा, और सातवां हमने कैपेसिटी टू स्यू और बी सूड पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या करा? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली। किसी का डाउट यहां तक? आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी? नोटिंग कर लीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।